1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके। हिस्ट्री में आज तक सिर्फ यही 2 न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए हैं। इस न्यूक्लियर स्ट्राइक की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। 1,30,000 के करीब लोग मारे गए। इसके रेडिएशन की वजह से लोगों को कैंसर और इसी तरह की कई खतरनाक बीमारियां हो गई। जापान की इकोनॉमी पहले ही बहुत वीक थी और इन दोनों बॉम्ब्स ने तो जापान की कमर ही तोड़ दी। लाखों लोग बेघर हो गए। हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास जिंदा रहने के लिए खाना तक नहीं था। दुनिया का यही ख्याल था कि जापान अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वही जापान ऐसा दिखता है और इस दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो जापान ने आखिर ऐसा किया क्या जिससे इतनी प्रोग्रेस हुई? आखिर कैसे जापान उस अमेरिका से भी एडवांस्ड कंट्री बन चुका है जिसने कभी जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे? जानेंगे आज की वीडियो में। ये बात है 6 अगस्त 1945 की। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। जापान के एक शहर हिरोशिमा पर अमेरिका का एक B-29 बॉम्बर एनोला गे उड़ रहा था। सुबह के 8:15 पर इस जहाज से एक न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर फेंका गया। अगले कुछ ही सेकंड्स में तकरीबन 80,000 के करीब लोगों के समेत ये पूरा शहर तबाह हो गया। इस तबाही की वजह से पूरे जापान के लोग बहुत परेशान हो गए। अभी वो लोग इसी परेशानी में थे कि इसके सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया। इस बॉम्ब की वजह से नागासाकी भी तबाह हो गया और 40,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इन दोनों अटैक्स ने जापान को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। अगस्त के आखिर तक जापान के एम्परर यानी शहंशाह हिरोहितो ने पहली बार लोगों से रेडियो पर बात की। इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जापान अब सरेंडर कर देगा। जापान के हथियार डालने के बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। इसके बाद अक्टूबर में एलीट सोल्जर्स फिर से जापान में दाखिल हो गए। इनके लीडर एक अमेरिकन जनरल डगलस मैकआर्थर थे। लेकिन इस दफा ये लोग जापान पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि जापान को रीबिल्ड करने में मदद करने के लिए आए थे। वैसे ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जो अमेरिकन जंग में जापान को तबाह कर देना चाहते थे, जंग खत्म होने के बाद वही जापान की मदद के लिए पहुंच चुके थे। हिरोहितो शहंशाह तो बने रहे मगर सिर्फ नाम के, और गवर्नमेंट का चार्ज मैकआर्थर ने संभाल लिया। मैकआर्थर और इनकी टीम जापान के हालात सुधारने में लग गए। सबसे पहले इन लोगों ने जापान की मिलिट्री को बंद कर सारे फौजियों को इनके घर वापस भेज दिया और कहा कि जापान अब किसी भी वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा। इन लोगों ने जापान के अमीर लोगों से जमीनें लेकर गरीब किसानों को दे दी। इससे लाखों फैमिलीज को मदद मिली। किसान अपनी अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करने लगे। जापान के सबसे बड़े मसलों में से एक ये था कि लोगों के पास खाना नहीं था। इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी। लेकिन इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब से जो रेडिएशन फैला था, इससे साल के आखिर तक बहुत से और लोग भी मारे गए। जहां मरने वाले पहले 1,30,000 के करीब थे, अब इनकी तादाद 2,30,000 के करीब हो चुकी थी। 1947 को यानी जिस साल पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे, इसी साल जापान ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें जापान ने प्रॉमिस किया कि अब हम कभी भी किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहली दफा औरतों को वोट डालने का हक दिया गया। लोग आज़ादी से अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते थे और अपने लीडर को खुद चुन सकते थे। गवर्नमेंट अब पावर के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम करने लगी। लेकिन इन सब चेंजेस के बावजूद जापान में अभी भी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। चीज़ों की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग बेसिक चीज़ें जैसे कपड़े और खाना वगैरह तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी फैक्ट्रीज तबाह हो चुकी थी और लोग अपनी जॉब्स खो चुके थे। 1949 में इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए अमेरिका ने अपने एक काबिल बैंकर जोसेफ डॉज को जापान भेजा। जोसेफ ने आकर सारे हालात का जायजा लिया और जापान की गवर्नमेंट को कहा कि आप लोग पैसे हद से ज्यादा स्पेंड करते हो, आपको अब पैसे बहुत सोच समझकर खर्चने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने लगे। अब लोग खाना, कपड़े और दूसरी बेसिक चीजें अफोर्ड कर पा रहे थे। आखिरकार साल 1950 आ गया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में
कोरियन वॉर शुरू हो गई। लेकिन इस दफा जापान अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इस जंग में शामिल नहीं हुआ। इस वॉर से साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया को कोई फायदा हुआ या नहीं, पर जापान को बहुत फायदा हुआ। दरअसल इस जंग में अमेरिका ने भी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस जंग में मिलिट्री ट्रक्स, अपने सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत थी। अब क्योंकि जापान ही साउथ कोरिया के सबसे करीब है, इसीलिए अमेरिका ने जंग में इस्तेमाल होने वाली इन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट जापान को दे दिया। जापान में अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुलने लगीं और जो फैक्ट्रीज पहले बंद हो चुकी थी, इन्हें दोबारा चालू किया गया। लोगों को काम और पैसे मिलने लगे और जापान की इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो करने लगी। यही वो साल था जब जापान बड़ी तेजी से चेंज हुआ। छोटी छोटी वर्कशॉप्स अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बदलने लगी थीं। टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज कम कीमत पर बहुत अच्छी कार्स बनाकर पूरी दुनिया में बेचने लगी। सोनी अपने रेडियोज और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गई। जापान में नए रोड्स, सबवेज और नई बिल्डिंग्स वगैरह बनने का काम बड़ी तेजी से हो रहा था। 1964 में इस कंट्री ने पहली दफा ओलंपिक्स को होस्ट किया, जो कि इन लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट था। इसी साल एक जापानीज इंजीनियर हिदेयो शिमा और इनकी टीम ने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन शिनकानसेन बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और जापान इस दुनिया की पहली कंट्री बना जिसमें बुलेट ट्रेन्स चलाई गई थीं। 1980s में जापान इस दुनिया की थर्ड रिचेस्ट कंट्री बन चुका था। जापान की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और जापान की कार्स वगैरह पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। दुनिया भर के लोग कोई भी चीज़ खरीदने से पहले देखते थे कि अगर ये चीज़ जापान में बनी है तो इसका मतलब है इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी ही होगी। जापान की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्वालिटी का सिंबल बन चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1991 में हालात फिर से बदल गए। 1980s में जब जापान की इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी, तो लोगों ने जमीन और स्टॉक्स खरीदने के लिए बड़ी बड़ी अमाउंट का लोन लेना शुरू कर दिया। ये लोग सोच रहे थे कि वक्त के साथ साथ इन चीजों की कीमत बढ़ती जाएगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर जमीनों की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई कि कोई भी जमीन खरीद ही नहीं पा रहा था। 1991 में मार्केट क्रैश हो गई और प्रॉपर्टीज की कीमतें बहुत ज्यादा डाउन हो गई। बहुत से लोगों ने अपने पैसे खोए और कई फैक्ट्रीज भी बंद हो गई। लोगों ने जो लोन लिया था, इसे अदा करने के लिए इनके पास पैसे तो थे नहीं, और जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने लोन उठाकर महंगे दामों खरीदी थी, अब ये भी कौड़ियों के भाव ही बिक सकती थी। इन सब चीजों से जापान की इकोनॉमी फिर से बहुत स्लो हो गई और हालात बदतर होते गए। अगले कई सालों तक लोगों ने बहुत कोशिश की कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, पर वो नाकाम रहे। लेकिन इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार 2005 में जापान की गवर्नमेंट ने बहुत सी नई पॉलिसीज बनाई, जिसके बाद ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। इसके बाद ये लोग अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पैसे कमाने लगे। तब से लेकर आज तक जापान खुद को बेहतर ही बनाता गया है, और आज 2025 में $4.19 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ जापान इस दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आज ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और रोबोटिक्स वगैरह की इंडस्ट्री में जापान इस दुनिया से कहीं आगे है। 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि आज यही दोनों शहर ऐसे दिखते हैं। जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास जिंदा रहने के लिए खाना तक नहीं था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इन लोगों ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और मेहनत करते रहे। इन लोगों ने जो भी चीज बनाई, इसे पूरी ईमानदारी के साथ बनाया और इसकी क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। इन लोगों की मेहनत, इनोवेशन और काम को लेकर लगाव की वजह से आज जापान इस दुनिया की मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कंट्री बन चुका है। इसी तरह का और भी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।